जो जो एमपीसीजे के मेंस के लिए बच्चे सिलेक्ट हुए थे उन सभी का जबलपुर में एग्ज़ाम हुआ। जो नहीं सिलेक्ट हुए थे उनको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप लोग एमपीसीजे या राजस्थान जुडिशरी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इन सभी के लिए आप हमारे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उससे भी अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। इन सबको खरीदने के लिए आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। जो लोग मेंस के लिए सिलेक्ट हो गए थे और जिन लोगों का अच्छा एग्ज़ाम गया है, जिन लोगों का बुरा एग्ज़ाम गया है, एक्चुअली एग्ज़ाम किस तरीके का था, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ है नेहा मैम, जो अभी आपकी क्लासेस ले रही थी काफ़ी टाइम से। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का पेपर था, क्या प्रॉब्लम्स फेस की बच्चों ने और एक्चुअल में क्या वो प्रॉब्लम्स थी भी या नहीं थी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी को फर्स्ट और थर्ड पेपर में क्या डाउट आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले और तीसरे पेपर में क्या डाउट्स होंगे, स्टूडेंट्स के क्या डाउट्स डील किए होंगे उन। देखो, जो फर्स्ट पेपर है सिविल और जो थर्ड पेपर है क्रिमिनल, उन दोनों में मुझे लगता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो कॉमन डाउट होगा जिसके लिए बच्चों को लग रहा है कि हमें और प्रिपेयर होना था, वो था केस लॉस। अब जैसे कि फर्स्ट लॉ और फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर दोनों में देखे कि सिविल और क्रिमिनल दोनों में उन्होंने लेटेस्ट केस लॉ पूछे हैं और हर एक क्वेश्चन में ये बोला गया है एक्सप्लेन विद द केस लॉ, गिव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इट। तो जो भी बच्चों को कॉमन प्रॉब्लम आई है वो है केस लॉ। तो अधिकतर बच्चे जो है वो लेटेस्ट केस लॉ के साथ प्रिपेयर नहीं थे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम आई है बच्चों को वो है केस लॉस। तो जैसे कि आप बता रहे हैं लेटेस्ट केस लॉस के साथ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं, तो अगले एग्ज़ाम के लिए आप ये कहना चाहते हो क्या कि बच्चों को केस लॉस पे करंट जो कि अपडेटेड केस लॉस है उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अभी भी बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ने का, पुराने केस लॉस पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, नए केस लॉस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या ये चेंजेस करने की ज़रूरत है? देखिए, ऐसा है कि जो फर्स्ट पेपर है और थर्ड पेपर है, जैसे कि अभी हम अगर प्री का देखें तो ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत सारे केस लॉस पूछे थे। सेम अगर हम मेंस में देखें तो भी उन्होंने केस लॉस के साथ डील किया है, चाहे वो रिसेंट हो। अभी जैसे एक क्रिमिनल प्रोसीजर या आईपीसी में अगर हम देखें तो उन्होंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो डायरेक्ट केस लॉ पे 2022 का केस पूछा है जिसमें बेल के रिगार्डिंग गाइडलाइंस दी गई हैं। तो केस चाहे रिसेंट हो या लैंडमार्क हो, हमें केसेस के साथ डील करना है। साथ ही साथ हमें ये स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम जो भी क्वेश्चन डील कर रहे हैं उसके साथ हम एक केस लॉ रिसेंट वाला और एक जो उसका लैंडमार्क है वो दोनों साथ में डील करें, ताकि इन फ्यूचर जब भी हम मेंस का पेपर दें तो हमें वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। केस लॉस को और डिटेल में जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि बच्चे इतने सारे केस लॉस हैं, अपडेट होते रहते हैं, आपको भी पता है कितने सारे तो पेंडिंग केसेस भी हैं। तो इतने सारे केस लॉस हैं, इम्पोर्टेंट कौन से हैं, कौन से इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ये चीज़ें कैसे पता चलेगी बच्चों को? देखिए, जैसे ये आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सा केस लॉ इम्पोर्टेंट है, कौन सा केस लॉ नहीं है। देखिए, दिन भर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे एसएससी ऑनलाइन में आपको ढेरों केस मिलेंगे। दिन भर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स आते रहते हैं। अब उनमें से आप कैसे पहचानोगे ये लैंडमार्क है या नहीं, उसके लिए आप अगर देखो तो आपको जूरिस साथी के नोट्स में भी आपको लैंडमार्क केसेस मिलेंगे, जिसमें आपको साथ ही साथ बताया जाएगा कि लैंडमार्क है किस पर्पज़ से है और ये आपके एग्जाम पर्पज़ से ही है, इसलिए हमने ये प्रिंट किया गया है। तो ऐसे तो बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, पर आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल और प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको नोट्स फॉलो करना पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो लाइन लॉ जैसी वेबसाइट, जूरिस साथी वेबसाइट्स पे भी आपको केस लॉस मिल जाएंगे जो कि एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली चीज़ें तो ठीक है, कॉमन थी, बहुत सारे बच्चों ने की, उनको इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं लगी। लेकिन इस बार जो हमारा सेकंड पेपर है जिसमें ऐसे आता है, ट्रांसलेशन वगैरह आता है, तो ऐसे में इस बार सस्टेनेबल एनर्जी, उसके साथ साथ जो एमपी टूरिज्म वाले क्वेश्चंस आए थे, आपको क्या लगता है बच्चे इनको लेके अवेयर थे? और क्या मतलब उन्हें एक्सपेक्ट भी किया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट 60 to 70% इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर थे बच्चे। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि सोशल ऐसे में क्या पूछते हैं, कोई भी सोशल टॉपिक जैसे जो भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या डाउरी डेथ हुई, जो भी ट्रेंडिंग सोशल चीज़ें चल रही हैं या कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, अब तक तो बच्चों ने वैसे ही डील किया है। लेकिन ये जो टॉपिक है जैसे टूरिज्म इन एमपी स्टेट जो है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन स्मार्ट सिटी इन पर्टिकुलर एमपी, तो
इसके लिए बच्चों को मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट कोई भी बच्चा इसके लिए प्रिपेयर होगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को फॉलो करते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या है और क्या इसके अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे तो ये जो टॉपिक है लेटेस्ट है और नए हैं, ये आपको नहीं मिलेंगे प्रीवियस ईयर में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डेली जो न्यूज़पेपर होते हैं जैसे द हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, और भी जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको आप डेली फॉलो करो। आप देखो कि टूरिज्म जो है, टूरिज्म की क्या थीम थी, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ लिया टूरिज्म इन एमपी स्टेट, तो आपको पूरी चीज़ें, पूरी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। अब जैसे 20 नंबर में आते हैं तो आपको पूरा बताना पड़ेगा टूरिज्म क्या है, एमपी में क्या है, विजिटर्स कैसे आते हैं, क्या क्या हेरिटेज साइट्स है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, आपको सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के प्रिपरेशन में पेपर तो दूर, हाँ प्री में क्या करते हैं कि बच्चे जो भी जनरल नॉलेज की बुक होती है, जैसे अगर हम एमपी में देखें तो बच्चे अक्सर स्पीडी प्रिपेयर करते हैं ना, स्पीडी ला के प्रिपेयर करते हैं। अब आपको न्यूज़पेपर भी डील करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको सारे सोशल एसेज रोज ही न्यूज़पेपर में देखना पड़ेंगे, आर्टिकल्स देखने पड़ेंगे। साथ ही साथ दूसरा अगर पूछा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एमपी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम हमारे रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करें कि फ्यूचर में बच सके, साथ ही साथ इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जो भी है डील करना था। तो ये एक पूरा ही नया टॉपिक है जो बच्चे इस बारे में प्रिपेयर नहीं थे, मतलब इस टॉपिक से बच्चे प्रिपेयर नहीं थे, ये मैं बोल सकती हूँ। तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, साथ ही साथ एक सोशल एसे जो है, जो लेटेस्ट टॉपिक से डील करते हैं, वो बुक परचेस करके आप प्रिपेयर करें। पेपर 2 में सोशल एसेस तो अभी हमने समझ ली, लेकिन पेपर 2 में यही एक प्रॉब्लम नहीं थी, एक और प्रॉब्लम थी ट्रांसलेशन को लेके। अब इसमें क्या था कि एक नंबर के लिए हमें 5 से 6 लाइन को ट्रांसलेट करना था। आपको क्या लगता है ये भी बच्चों ने प्रॉब्लम फेस की? देखिए, ऐसा मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया, पेपर 2 और जो क्रिमिनल का पेपर 3 है, बच्चों ने वहाँ पे दोनों पेपर में प्रॉब्लम फेस करी। अब अगर हम पेपर 2 की बात करें तो मैंने आपको सोशल इशू के बारे में बता दिया, साथ ही साथ आते हैं लीगल इशू, तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उस टॉपिक से दोनों अवेयर थे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का टॉपिक था और एक और था, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं। अब आती है बात ट्रांसलेशन की। अब मैं आपको ट्रांसलेशन में बताती हूँ कि देखो, अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर से कंपेयर करें तो हार्डली 2 या 3 लाइन का ट्रांसलेशन 1 नंबर में पूछा जाता था। लेकिन अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन की ओर देखते हैं ना, तो 1 to 10 तक तो ठीक है कि 2 लाइन 3 लाइन तक, लेकिन अगर आप 10 के बाद जाते हैं ना तो आपको एक एक ट्रांसलेशन के लिए 6 लाइन लिए। तो सबसे पहली चीज़ कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब बच्चे पूरे 3 आवर्स में अपना पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। अगर एक नंबर में आप 6 लाइन ट्रांसलेट करने के लिए दे रहे हो, ऊपर से इतने डिफिकल्ट दे रहे हो, तो बट ऑब्वियस है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, साथ ही साथ बच्चे डील भी नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये इस पेपर का ड्रॉबैक है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, साथ ही साथ ये थोड़े से ट्रांसलेशन जो है बच्चों को प्रॉब्लम फेस करवा रहे थे। कुछ टॉपिक थे जो लीगल से रिलेटेड थे, कुछ जो थे वो सोशल से भी रिलेटेड थे। जैसे इसमें एक आपको बायोडाइवर्सिटी वाला ट्रांसलेशन भी मिलेगा कि कहीं लॉ से डील नहीं करता है। हालांकि इसके लिए भी हम एक चीज़ कर सकते हैं, आपको बैरिक रीडिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको अपनी बैरिक रीडिंग जो है ना वो स्मार्ट रखनी पड़ेगी। अगर आप बच्चा अधिकतर क्या करते हैं, यूनिवर्सल का इंग्लिश बैरिक खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको भैया इंग्लिश मीडियम पढ़ते था, हम इंग्लिश बैरिक खरीद लें। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगी कि प्लीज़ यू परचेज द टैगलॉट बैरिक। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप एक पार्ट इंग्लिश में पढ़ रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि उसी पार्ट को आप तुरंत हिंदी में रीड करो, क्योंकि जब आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, साथ ही साथ अगर आप हिंदी में भी रीड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में 1 या 2 वर्ड तो रिमाइंड में रहेंगे। इसी तरीके से आप पूरी बैरिक कवर करोगे तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब इस बार हमें प्रैक्टिकल अप्रोच करनी पड़ेगी और अपनी जो पुरानी जिस तरीके से हम अभी तक पढ़ाई कर रहे थे उसमें भी चेंजेस लाने की ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, आपको पूरा आपका स्ट्रेटेजी है ना वो पूरा चेंज करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बता दूँ, मेरे जानने पहचानने वाले हैं जो भी अभी जज है, उन्होंने भी मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि आप मेंस के लिए कुछ मत करो, प्रीवियस ईयर के पेपर खरीद के ले आओ और पढ़ लो। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर में देखें तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं अकॉर्डिंग टू बोलूँ कि इस बार के जो पेपर सेट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनको बैरिक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके के माइंडसेट से इन्होंने पेपर बनाए, क्योंकि इनको लगता है कि बच्चा ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर है। ठीक है, तो इनका कहना, मतलब इनका जो माइंड थॉट है ना कि बच्चा हर चीज़ों के लिए प्रिपेयर है,
बच्चा हर चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं है, उनको लगता है कि मेंस में यही आएगा तो आप उसी तरीके से प्रिपेयर, लेकिन अब हमको सारी चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, दैट इज़ द नीड। हाँ, मतलब बच्चों के दिमाग में यही होगा कि उनको इस बार भी स्पून फीड ही होगा, जैसे अभी तक के एग्ज़ाम में हो रहा था तो उस तरीके से कर लेंगे, लेकिन इस बार जैसे कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं तो शायद आप लोग अब देखो प्री में भी आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे, साथ ही साथ मेंस में भी आपको चेंजेस मिलेंगे। मतलब प्री का पेपर भी टाइम कंज्यूमिंग था, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेंस का पेपर भी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप 3 घंटे में एक-एक नंबर में 6-6 ट्रांसलेशन 6-6 लाइन के ट्रांसलेशन दे रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप एक पेपर में 4 ऐसे देते हो, 2 सोशल के 2 लीगल के, 20-20 नंबर के। बच्चे वो लिखेगा, फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखेगा 20, फिर हिंदी ट्रांसलेशन लिखेगा, तो उसको टाइम मैनेज करने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई।